नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ अमृता चौहान। खबर आगरा से, जहां पर शराब कांड में लगातार बढ़ रहा है मौत का आंकड़ा। अब तक जहरीली शराब से कुल 14 लोगों की हुई मौत। जहरीली शराब पीने के बाद एक युवक अस्पताल में भर्ती। पुलिस ने कुल 9 गैर इरादतन हत्या के केस दर्ज किए हैं। 3 थानों में कई अन्य धाराओं में भी मामला दर्ज किया गया है। अभी तक पुलिस नहीं लगा पाई है शराब माफिया के सुराग। जहरीली शराब सिंडिकेट संचालित करने वालों की तलाश अभी भी है जारी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने शराब से होने वाली मौतों पर नाराजगी जताई थी कल की बैठक में और कहा था कि इस तरह से काम नहीं होना चाहिए, कार्य में तेजी लानी चाहिए, जो भी जिम्मेदार है उनको बख्शा नहीं जाना चाहिए, कार्रवाई की सख्त जरूरत है। तो आपको बता दें, जहरीली शराब के मामले में मौतों का सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है। खबर आगरा से, जहां पर वाणिज्य कर विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। आगरा दिल्ली एनएच पर पकड़ा गया है शराब का जखीरा। जूते के नीचे छुपाकर लाई जा रही थी शराब। मौके से 225 पेटी शराब बरामद हुई है। आरोपी चालक फरार बताया जा रहा है। शराब की पेटियां छुपाकर ले जाई जा रही थी बिहार। वाणिज्य कर विभाग ने इन सभी को धर दबोचा है। 225 पेटी शराब बरामद की है और आगे की अब कार्रवाई की जा रही है। दरअसल जूते के बक्सों में इन शराब को छुपाया गया था। वाणिज्य कर विभाग ने ये कार्रवाई की है और अब आगे की कार्रवाई की जा रही है। शराब का जखीरा पकड़ा है वाणिज्य कर विभाग ने। जूतों के डब्बों के नीचे ये शराब छुपाकर लाई जा रही थी। आपको बता दें कि दिल्ली एनएच पर पकड़ा गया है शराब का जखीरा और एक तरफ जहरीली शराब से मौतों का सिलसिला आगरा में बढ़ता जा रहा है, तो दोनों ही खबरें हैरान कर रही हैं। कृष्णा त्यागी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पे ज्यादा जानकारी के लिए। कृष्णा, एक तरफ मौतों का सिलसिला आगरा में जारी है और दूसरी तरफ शराब का जखीरा पकड़ा जाना, क्या अभी भी ढंग से कार्रवाई नहीं हो रही है? अलीगढ़ के बाद आगरा में शराब का जिस तरह से मामला सामने आया है, लगातार मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। करीब आगरा में 14 लोगों की मौत भी सामने आई है। उस हिसाब से प्रशासन अपनी रवैया अपनाने में नहीं जुटा हुआ। प्रशासन ने कल हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ट्वीट के बाद ये जानकारी जरूर दी है, अभियान जरूर चलाया है कि कई दुकानों पर नोटिस चस्पा किए हैं कि यहाँ से पर्चीले की दुकान से शराब न खरीदे, पर्चीले की दुकान से शराब खरीदना लोगों के लिए घातक हो सकता है। इस तरह से लोगों को जागरूक जरूर किया जा रहा है, लेकिन जिस तरह से शराब माफियों पर शिकंजा कसना चाहिए, प्रशासन उस तरह से शिकंजा नहीं कस पा रहा है। अब बीती रात कल एनएच पर दिल्ली हाईवे पर 225 वाणिज्य करने पड़ गई हैं। जो कार्य आबकारी विभाग का था, वो आबकारी विभाग अपना कार्य सही तरीके से करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। आबकारी विभाग की एक जिम्मेदारी होती है, केवल एक जिम्मेदारी की कहाँ से शराब आ रही है, कहाँ से बेची जा रही है, इन जिम्मेदारी को भी आबकारी विभाग अपनी पूरी तरह से नहीं कर पा रहा है। पुलिस प्रशासन आए दिन देखा जाता है कि पुलिस विभाग द्वारा कार्रवाई जरूर की जाती है, लेकिन थाना पूर्ति कर कम समय में उन लोगों की थाने से जमानत हो जाती है, जेल से छूट जाते हैं, तो लगातार वो आगे बड़े पैमाने पर उस तरह के कार्य करते हुए दिखाई देते हैं, जिसके चलते लगातार बड़े बड़े मामले सामने आते हैं कि ये आगरा साइनगरी आगरा का कुछ। जी कृष्णा, यहाँ पर कार्रवाई तो हुई है, जखीरा भी पकड़ा गया शराब का। जो लोग पकड़े गए हैं उनसे पूछताछ में कुछ पता चला है? इन लोगों से पूछताछ में वाणिज्य कर विभाग ने आबकारी विभाग को बुलाया है। इन लोगों से पूछताछ की जा रही है कि ये लोग कहाँ शराब से कहाँ से खरीद के लाए थे, कहाँ बेची जा रही थी, कई तथ्यों पर जानकारी की जा रही है। आखिर इन लोगों के शब्द उन जगह से तो नहीं थे जहाँ से अवैध शराब, जहरीली शराब से इन लोगों की मौत हुई है। हालांकि प्रशासन ने उन जगह को 15 किलोमीटर दूर का जो। जी कृष्णा, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
खबर वाराणसी से, जहां पर एक बार फिर सुर्खियों में है बीएचयू। दो छात्र गुटों के बीच फायरिंग हुई है, पत्थरबाजी हुई है। राजाराम और बिरला हॉस्टल के छात्रों के बीच बवाल हुआ है। वारदात के दौरान छात्र गुटों ने फेंके हैं पेट्रोल बम। फायरिंग और पत्थरबाजी में कई छात्र घायल हुए हैं। बीएचयू में बवाल की सूचना पर प्रोक्टोरियल बोर्ड और कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। पीएसी मौके पर पहुंची। उग्र छात्रों को पुलिस और प्रोक्टोरियल बोर्ड के सदस्यों ने समझाने की कोशिश की, लेकिन छात्र मानने को तैयार नहीं थे। वहीं इस दौरान बीएचयू चौकी इंचार्ज राजकुमार पांडे के हाथ और पैर में चोटें आई है। बताया जा रहा है कि विश्वविद्यालय में 1 सितंबर से अंतिम वर्ष के छात्रों की कक्षाएं शुरू होनी हैं और हॉस्टल का आवंटन होना है, इसलिए दोपहर में अंतिम वर्ष के अलावा सभी कक्षाएं चलने की मांग को लेकर छात्रों ने सिंह गेट पर धरना दिया था, जिसे लेकर रात में राजाराम हॉस्टल में छात्र आपस में बातचीत कर रहे थे। इसी बीच मामूली कहासुनी हुई, विवाद हुआ और फिर यह मामला संघर्ष में बदल गया। देर रात तक दोनों ओर से छात्र आमने सामने डटे रहे, जमकर पत्थरबाजी की गई और कई छात्रों को चोटें भी आई है। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ वन इंडिया पर हम आपको दिखा रहे हैं। और वाराणसी से आकाश संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। आकाश, अभी वहां फिलहाल कैसे हालात हैं? देखिए, हालात पे तो रात को ही काबू पा लिया गया। हालांकि देर रात पीएससी को तैनात कर दिया गया है, जिनके आरोप है कि बिरला सिंह छात्र मेस से मौजूद थे, तभी राजाराम के हॉस्टल के छात्र वहां पे पहुंचे और जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया। मामला तूल पकड़ा, कहा सुनी हुई, बात इतनी आगे बढ़ी कि पत्थरबाजी तक हो गई। आरोप है कि पेट्रोल पंप भी चले। 1.5 से 2 घंटे बाद क्षेत्रीय पुलिस पहुंची। हालांकि 2 थानों की फोर्स वहां पे पहुंची। क्षेत्रीय चौकी इंचार्ज भी घायल हो गए। देर रात तक समझाने बुझाने पर छात्र को काबू में पा लिया गया। हालांकि दोनों तरफ से तहरीर मिली है लंका थाने पे। अभी तहरीर की जांच की जा रही है। कुछ छात्रों को चिन्हित किया जा रहा है, सीसीटीवी फुटेज मिलाया जा रहा है, आरोप का खंडन किया जा रहा है, क्या क्या आरोप लगाए गए हैं उनकी जांच की जा रही है। उसके बाद पुलिस एफआईआर दर्ज करेगी। जी सबसे हैरानी की बात यह है कि छात्र यहाँ पर पढ़ने आते हैं, उनके पास से पेट्रोल बम आए कहाँ से? क्या वो पहले से यहाँ पर तैयारी के साथ आए थे कि उन्हें यहाँ पर मारपीट करनी है, या फिर योजनाएं थी कुछ उनकी? देखिए, बीएचयू में पहली बार नहीं है कि पेट्रोल बम चला है। इसके पहले भी छात्र, कुछ अराजक छात्र हैं जिनको प्रशासन लगातार चिन्हित करती है। उसके बाद भी ये देखिए, ये जो मेस में कहा सुनी हुई, ये सोची समझी साजिश बताई जा रही है। बिरला सिंह के छात्रों द्वारा कहा गया है कि ये सोची समझी साजिश है, क्योंकि वो सुबह सिंह द्वार पे क्लास चलने को लेकर धरने पे बैठे थे। हालांकि जब मेस पे गए तो राजा राम मोहन के कुछ छात्र पहुंचे, वहां पे हॉस्टल के छात्र पहुंचे और कहा सुनी हो गई। आरोप है कि जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया गया, जिसके बाद मामला तूल। जी, बहुत बहुत धन्यवाद कृष्णा आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो पेट्रोल बम भी चलाए थे छात्रों ने। बढ़ते आगे लखनऊ से खबर, बेखौफ चोरों का तांडव देखने को मिला है। बैंक कर्मी के घर चोरों ने धावा बोला, लाखों की चोरी की है। यहाँ पर जेवरात भी चोरी की है। थाना जानकीपुरम के आदर्श नगर कॉलोनी की यह घटना बताई जा रही है, जहां पर बेखौफ चोरों ने जमकर तांडव मचाया है। बैंक कर्मी के घर चोरों ने चोरी की है और ये तस्वीरें देखिए किस तरह से यहाँ पर चोरों ने बेखौफ होकर सारे सामान को बिखरा दिया और यहाँ से वो जेवरात और नकदी लेकर फरार हो गए। तो बैंक कर्मी का ये घर था जहाँ पर चोरी की गई है। लाखों की चोरी हुई है। जेवरात सारे चोर उठाकर ले गए, नकदी भी लेकर गए हैं। लाखों की नकदी के समेत जेवरात भी लेकर फरार हो गए चोर। यहाँ काफ़ी टाइम से रह रहा हूँ। आज सुबह मैं ऑफिस गया 9 बजे, ठीक है। उसके बाद जो 7:30 बजे लौट के यहाँ पे आया तो देखा सारा खुला हुआ था। बाहर का गेट लॉक हुआ था, अंदर का पूरा खुला हुआ था और अंदर पूरा सामान बिखरा पड़ा था, ठीक है। उसके बाद जब मैंने देखा तो मेरा सारा 2 से 2.5 लाख रुपए का कैश और उसके बाद 1-1.5 लाख रुपए का जेवरात गायब हुआ उसमें से। मैं बस्ती में एक नाबालिग इंसाफ की आस में पिछले कई दिनों से दर बदर की ठोकरें खा रही है। दरअसल एक युवक ने नाबालिग को शादी का झांसा देकर कई बार यौन उत्पीड़न किया। नाबालिग जब गर्भवती हो गई तो आरोपी से छोड़कर फरार हो गया। पीड़ित परिजन कई दिनों से छावनी थाने के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन पुलिस है कि सुनने का नाम नहीं ले रही है। लड़की के साथ हमारे बलात्कार ने उन्हें किया। क्या नाम? आरती बाबू। हाँ, शादी करने का कहा था मुझको।
तब अब उसके चाचा और उसके जो भी पिताजी हैं मार मार के भगाते हैं। जी हमारे साथ 2 साल से ऐसा रहा कि हमारे पापा जी नहीं थे घर पे, और वो लड़का आया करता था, बातें करता था, अवधेश आया करता था, बातें करता था। फिर उसके बाद चप्पल से हमारे पापा को भी, हमें भी। उसके बाद में फिर भगाया गया, फिर धमकी दिया गया है मारने के लिए हमें। जब हमारा पेट दर्द करने लगा तो हम अपने पापा को बताए थे, तो पापा हमारे डॉक्टर के दिखाए हैं। फिर उसके बाद में जब रह गया तब कहा कि हम तुमसे शादी नहीं करेंगे, हम भाग जाएंगे रात को। खबर बलिया से, जहां पर रेप पीड़िता के आत्मदाह करने का मामला है। मृतक के भाई ने सरकार से न्याय की मांग की है। न्याय के लिए लड़ते लड़ते बहन की जान गई है, ये कहना है भाई का। एमपी एमएलए कोर्ट में गवाह को पीटा गया, फिर भी न्याय नहीं मिला। घोसी के बीएसपी सांसद अतुल राय पर दुष्कर्म का आरोप है। बलिया के नरही थाना इलाके की रहने वाली थी पीड़िता, जिसने आत्मदाह कर लिया। एमपी एमएलए कोर्ट में गवाह को पीटा गया, फिर भी न्याय नहीं मिला, ये कहना है पीड़िता के भाई का। घोसी के बीएसपी सांसद अतुल पर ये दुष्कर्म का आरोप है। बलिया के नरही थाना इलाके की रहने वाली थी पीड़िता। रेप पीड़िता के आत्मदाह करने का ये मामला है। हमीरपुर में सैकड़ों सालों से महिला कुश्ती की परंपरा चली आ रही है। कई गांव से महिलाएं कुश्ती में हिस्सा लेने के लिए यहां आती हैं। महिलाओं के इस दंगल में करीब 44 प्रतियोगियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान बुजुर्ग महिलाओं ने ढोल नगाड़े बजाकर उत्सव की तरह आयोजन को भव्य बना दिया। दंगल में मौजूद महिला प्रधान ने सभी महिलाओं को पुरस्कृत किया। दंगल की खास बात यह रही कि महिलाओं के इस अखाड़े के आसपास कोई भी पुरुष नहीं जा सकता, जिसके लिए महिला वॉलंटियर्स लाठी डंडों के साथ यहाँ पर तैनात रहती हैं। बढ़ते आगे, अफगानिस्तान के मुद्दे पर ऑल पार्टी मीटिंग में विपक्ष की ओर से कई अहम सवाल उठाए गए। समाजवादी पार्टी की तरफ से राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय महासचिव विशंबर प्रसाद निषाद ने शिरकत की। विशंबर प्रसाद निषाद से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा, चलिए आपको हम दिखाते हैं। अफगानिस्तान संकट को लेकर आज सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। सर्वदलीय बैठक में क्या कुछ मुद्दे विपक्ष की तरफ से रखे गए, बात करने के लिए हमारे साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद विशंबर प्रसाद निषाद जी हैं। सर, आज सर्वदलीय बैठक में क्या कुछ मुद्दे विपक्ष की तरफ से रखे गए, किस तरह से आप लोगों ने बातें रखी है? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी और प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी, प्रोफेसर साहब की तरफ से मैं अपनी पार्टी की तरफ से मैं गया था, और हम लोगों ने सबसे पहले मुद्दा तो ये रखा और हमने बधाई दी अपने 15 तारीख से, जब से हमारे वहाँ दूतावास में फंसे लोगों को निकालने के लिए और भारतीय लोगों को निकालने के लिए हमारे चाहे एयरफोर्स के लोगों ने काम किया हो, चाहे एयर इंडिया के लोगों ने काम किया हो, और चाहे हमारा विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने यहाँ से बैठ करके वाच किया, तो सबसे पहले उनको बधाई दिया। और जिस तरह से अभी लगे हुए हैं अपने देश के अधिकारियों को, उनको बधाई दिया कि जिस तरह से वो लगे हैं, उनको हमने बधाई दिया। और विपक्षी दलों के सभी मान लो नेताओं ने पूछा कि हम बधाई हैं देते हैं और साथ में हैं, लेकिन जो लोग फंसे हुए हैं, जो और लोग फंसे, उनके लिए आप क्या करने वाले हैं? दूसरी बात, जो 500 से ज़्यादा परियोजनाएं हमारी अफ़गानिस्तान में, उनका आगे क्या होगा? इसके अलावा जो तालिबानों ने पासपोर्ट वहाँ के जिनमें वीज़ा लगा हुआ है वो कब्जे में ले लिए हैं, उनसे ऐसा तो नहीं है कि हमारे देश में घुसपैठ कर जाएं। इस पर मैंने सवाल रखा कि इस पर हमें हमारे सरकार को जो है वाच करना चाहिए कि कोई हमारे उन फर्जी दूसरे के पासपोर्ट से, वीज़ा से हमारे देश में ना सके। तीसरी बात हम लोगों ने रखा कि जब एक तरफ जो है पाकिस्तान और चाइना जो है सपोर्ट कर रहा है उनको, उनके पास आधुनिक हथियार आ गए हैं और वो एक देश को कब्जा कर चुके हैं, तो अब हमारे देश को भी खतरा हो सकता है। इसलिए हमें अपनी सीमाओं पे जो है अलर्ट रहना, चौकसी रखना चाहिए। इसमें जो है अपनी केंद्र सरकार को नीति स्पष्ट करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो बिल्कुल जो विपक्ष है वो इस बात पर सहमत है कि विदेश मंत्रालय ने जिस तरह से स्टेप्स लिए हैं
जिस तरह के 550 से ज़्यादा लोगों को इवैक्यूएट करके इंडिया लेकर के आए हैं, वो काबिले तारीफ है। लेकिन इस बात का मलाल था कि प्रधानमंत्री इस ऑल पार्टी मीटिंग में नहीं आए। अगर प्रधानमंत्री ये भरोसा विपक्ष को और देश को देते तो ज़्यादा बेहतर होता। वीडियो जर्नलिस्ट लोकेश के साथ ब्रजेश श्रीवास्तव, न्यूज़ वन इंडिया, दिल्ली। अयोध्या दौरे पर राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने हनुमानगढ़ी के दरबार में हाजिरी लगाई है। राष्ट्रपति कोविंद के कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेंगे। आगामी 29 अगस्त को राष्ट्रपति के आगमन का कार्यक्रम है। राष्ट्रपति के आगमन से पहले निर्माण समिति की बैठक सुबह होनी है और इस जन्मभूमि परिसर में बैठक होगी। 2 दिनों तक चलेगी मंदिर निर्माण समिति की बैठक। आज और कल होगी मंदिर निर्माण समिति की बैठक में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी भी पहुंचे हैं। रामनगरी मंदिर निर्माण की बैठक में शामिल हो सकते हैं। L&T और टाटा कंस्ट्रक्शन के इंजीनियर हो सकते हैं इस बैठक में शामिल। तो रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या आएंगे रामनाथ कोविंद, राष्ट्रपति कोविंद। और राघवेंद्र शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। राघवेंद्र, ये बैठक होनी है कितने बजे और क्या कुछ खास रहेगा? बिल्कुल, देखिए अमृता, आज पूर्व IAS अधिकारी हैं, प्रधानमंत्री के सलाहकार हैं और श्री राम जन्मभूमि निर्माण समिति के अध्यक्ष हैं नृपेंद्र मिश्र। वह कल देर शाम अयोध्या पहुंचे थे। हनुमानगढ़ी में भी उन्होंने दर्शन किया था, राम जन्मभूमि भी गए थे, दर्शन किए थे। चूंकि राम मंदिर का निर्माण कार्य हो रहा है और चूंकि 29 तारीख को राष्ट्रपति का दौरा अयोध्या में है, ऐसे में राष्ट्रपति राम मंदिर निर्माण की प्रगति के बारे में जानकारी कर सकते हैं। उससे वो जानकारी कर उससे पहले ही, चूंकि समिति की पूरी जिम्मेदारी नृपेंद्र मिश्र पर है, वह देर शाम पहुंचे थे। उन्होंने कल भी बात की और आज यानी सुबह से ही 9:30 बजे के करीब वह मंदिर परिसर में पहुंचेंगे। टाटा कंस्ट्रक्शन और लॉन्सन एंड टर्बो यानी L&T दोनों के जो इंजीनियर हैं उनसे बात करेंगे। इसके अलावा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के जो पदाधिकारी हैं, चाहे वह सचिव चंपत राय हो, महंत दिनेन्द्र दास हो, राजा बिमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्रा हो, डॉक्टर अनिल मिश्रा हो, इन सबसे मुलाकात करेंगे। राम मंदिर निर्माण क्या अपडेट है उसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे और ठीक 11 बजे वो वहां से निकलेंगे। इसके बाद 2 बजे फिर से सर्किट हाउस बैठक होगी जिसमें कई सारे पदाधिकारी और इंजीनियर वर्चुअल तौर पर जुड़ेंगे। क्योंकि चेन्नई और अन्य कई प्रदेशों के इंजीनियर राम मंदिर निर्माण में सीधे जानकारी दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पूरी विस्तृत जो चर्चा होनी है नृपेंद्र मिश्र के द्वारा यही है कि जब राष्ट्रपति 29 तारीख को जी राघवेंद्र, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि इंजीनियर्स भी इस बैठक में शामिल होंगे, तो जाहिर सी बात है एक एक पहलू पर चर्चा होगी, बहुत बारीकी से चर्चा होनी है। निश्चित तौर पर चूंकि राम मंदिर का निर्माण जो है वह लंबी आयु वाला और गगनचुंबी यानी काफी ऊंचा मंदिर बन रहा है, तो ऐसे में बेहद ही जरूरी है इंजीनियरों की सलाह लेना। और यही कारण है कि श्री राम जन्मभूमि निर्माण समिति और राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र दोनों ही इंजीनियरों की देखरेख में पूरे राम मंदिर का निर्माण कार्य कर रहा है। बारिश का भले ही मौसम है लेकिन 24 घंटे कार्य चल रहा है, दिन और रात लगातार यहाँ पर इंजीनियर निगाह बनाए हुए हैं और राम मंदिर की नींव भराई का लगभग कार्य हो चुका है। ऐसा माना जा रहा है करीब 70% का राम मंदिर की नींव भराई का हो चुका है। कुल मिलाकर जब राष्ट्रपति यहाँ पर पहुंचे तो उन्हें राम मंदिर की पूरी प्रगति रिपोर्ट मिले, पूरी जानकारी हो सके कि किस तरह से जो है जगमोहन बनेगा, कहाँ भगवान रामलला स्थापित होंगे, कहाँ पे इसके द्वार रहेंगे मंदिर के और मंदिर की लंबाई चौड़ाई क्या रहेगी। इन तमाम विषयों पर राष्ट्रपति जानकारी कर सकते हैं समिति के सदस्यों से। इस वजह से श्री राम जन्मभूमि निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र अयोध्या पहुंचे हुए हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद राघवेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। और अब बढ़ते हैं आगे। अयोध्या में विसर्जित होगी पूर्व CM स्वर्गीय कल्याण सिंह की अस्थियां। अस्थि विसर्जन को लेकर बीजेपी निकालेगी कलश यात्रा। नरौरा के साथ काशी और अयोध्या में विसर्जित होगी अस्थियां। अलीगढ़ में 1 सितंबर को आयोजित होंगी श्रद्धांजलि सभा। तो 1 सितंबर को श्रद्धांजलि सभा आयोजित की जाएगी। स्वर्गीय कल्याण सिंह की अस्थियां विसर्जित की जाएंगी अयोध्या में। नरौरा के साथ काशी और अयोध्या में ये अस्थियां विसर्जित की जानी हैं। तो अलीगढ़ में 1 सितंबर को श्रद्धांजलि सभा भी आयोजित होगी और अस्थि विसर्जित करने के लिए यात्रा निकालेगी बीजेपी। और अस्थि विसर्जन को लेकर बीजेपी कलश यात्रा निकालने वाली है, तो इसकी भी तमाम तैयारियां अब शुरू होने जा रही है। नरौरा के साथ काशी और अयोध्या में ये अस्थियां विसर्जित की जाएंगी। दरअसल पंचतत्व में विलीन हो गए हैं पूर्व CM जो राज्यपाल भी रहे हैं राजस्थान और हिमाचल के और कद्दावर नेता रहे हैं। पुरोधा माने जाते हैं, वो राजनीति के हिंदूवादी नेता माने जाते हैं, आमजन के नेता माने जाते हैं, विपक्षियों के प्यारे माने जाते हैं कल्याण सिंह।
यूपी के कद्दावर नेता और सूबे के पूर्व मुखिया कल्याण सिंह को सम्मान देने के लिए योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। लखनऊ के सुपर स्पेशलिटी कैंसर संस्थान और बुलंदशहर के राजकीय मेडिकल कॉलेज का नाम कल्याण सिंह के नाम पर रखा जाएगा। तो ये एक अहम खबर है। कैंसर अस्पताल का नाम कल्याण सिंह के नाम पर रखा जाएगा। पेश है ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश के बड़े नेताओं में शुमार पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का नाम बड़े ही अदब और तहजीब के साथ लिया जाता है। लंबी बीमारी के चलते 89 साल की उम्र में कल्याण सिंह लखनऊ के पीजीआई में जिंदगी की जंग हार गए। उनके निधन की खबरें पूरे देश में आग की तरह फैली। देश के तमाम नेताओं, बड़ी हस्तियों और कार्यकर्ताओं ने कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस कड़ी में योगी सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए बड़ा फैसला किया है। योगी सरकार ने कल्याण सिंह को नमन करते हुए कैंसर अस्पताल और मेडिकल कॉलेज को उनके नाम पर रखने का निर्णय लिया है। इसके साथ अयोध्या समेत 5 जिलों में मुख्य सड़कों का नाम पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के नाम पर रखा जाएगा। लखनऊ में सुपर स्पेशलिटी कैंसर संस्थान कल्याण सिंह के नाम पर होगा। बुलंदशहर में राजकीय मेडिकल कॉलेज का नाम कल्याण सिंह के नाम पर रखा जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया कि पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कल्याण सिंह के जनसेवा भाव को नमन करते हुए यूपी सरकार की ओर से राजकीय मेडिकल कॉलेज बुलंदशहर और सुपर स्पेशलिटी कैंसर संस्थान चक गंजरिया लखनऊ का नामकरण स्वर्गीय कल्याण सिंह के नाम पर करने का निर्णय लिया गया। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को ऊंचाइयों तक पहुंचाने में कल्याण सिंह की भूमिका किसी से छिपी नहीं है। अयोध्या में राम जन्मभूमि आंदोलन को निर्णायक मोड़ तक ले जाने में उनका योगदान जग जाहिर है। लेकिन निश्चित तौर पर योगी सरकार का ये फैसला कल्याण सिंह के लिए बीजेपी के समर्पण को दर्शाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।